Hello everyone. Today we'll start with Ind AS 32, that is financial instruments presentation. Ind AS 32 financial instruments presentation. Before I start discussion on this Ind AS, I would like to tell you that there are three Ind AS on financial instruments. वो कौन से तीन Ind AS हैं on financial instrument? Ind AS 32, 107 and 109. So there are three standards on financial instruments. These three standards will be dealt by me in order. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे Ind AS 32 को, thereafter Ind AS 109 and then Ind AS 107. इनफैक्ट जो सबसे छोटा वाला स्टैंडर्ड है इसमें से वो कौन सा है? Ind AS 107, दैट इज बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर्स कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर्स कैसे करेंगे. ठीक है, सबके नाम लिख देते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन. 109 का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, एंड 107 क्या है? दिस इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर. Now let us talk the corresponding accounting standard. इनका corresponding accounting standard क्या था जिसकी जगह पे ये Ind AS आया है? तो this was AS 31, AS 30 and AS 32. ठीक है, Ind AS 32 is what? AS 31. Ind AS 109 is AS 30 and AS 32 जो था that has come out to be Ind AS 107. Now corresponding IFRS की बात करते हैं. IFRS के नंबर्स को याद रखना बहुत आसान है. ठीक है, इफ इट इज Ind AS 32 दैट मींस IAS इसका क्या होगा? 32. इनफैक्ट हम लोग ने अपना जो स्टैंडर्ड बनाया है बेस्ड ऑन IFRS उसके नंबर्स भी कौन से रखे हैं? एग्जैक्टली वही नंबर रखे हैं जो IFRS में है. ठीक है, तो IAS 32 इज Ind AS 32. नाउ कमिंग टू Ind AS 109. ठीक है, 109 क्या है? IFRS 9. आपको ये बात तो पता ही है कि IFRS की लिस्ट में कुछ IAS हैं. ठीक है, और अब जितने भी नए स्टैंडर्ड तैयार हो रहे हैं वो किस नाम से तैयार हो रहे हैं? IFRS के नाम से. ठीक है, तो IFRS अगर 9 है तो हम लोग ने उसका नंबर अपने Ind AS में कैसे रखा है? आफ्टर एडिंग 100. अगर इफ इट इज IFRS 9 तो हमारे यहां नंबर क्या चलता है? Ind AS 109, 100 ऐड कर देने के बाद. ठीक है, इफ इट इज Ind AS 107 तो आप भी बता सकते हो कि IFRS में इसका नंबर क्या होगा? IFRS 7. ठीक है, so this was all about the total standard that we have to discuss on financial instruments. ठीक है, now coming to Ind AS 32 which we have to start, that is financial instrument presentation. This Ind AS will revive your entire concept of presentation of financial instruments. ये पूरी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा. अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गए, हमारे करंट लायबिलिटी हो गए, इन सबको हम क्या ट्रीट करते थे? एज लायबिलिटी. ठीक है, व्हाट डज Ind AS सेज? ये Ind AS ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में वो सारे फीचर होते हैं जो एग्जैक्टली एक डेब्ट में होते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नीड टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अनदर थिंग, वी नीड टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. जैसा कि डेब्ट में हमें क्या करना पड़ता है? फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे करना पड़ता है. एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एनुअली पे करना है. मतलब एक फिक्स्ड कमिटमेंट है, एक फिक्स्ड लायबिलिटी है.
और एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी नीड टू इवन रिडीम इट। तो इसमें तो वो सारे फीचर हैं जो जनरली किसमें होते हैं, एक डेप्ट में होते हैं। तो व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, व्हाई नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्ट? क्लियर है बात? तो ये कॉन्सेप्ट ही आपका चेंज कर देगा और कहेगा एट टाइम्स सर्टेन फीचर को कंप्लाई करने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल नो मोर बी अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ठीक है, और बात करते हैं आपसे। It would also discuss about offsetting of certain financial asset with financial liabilities. Offsetting का मतलब क्या होता है? Offset करने का मतलब मिस्टर एक्स जो है वो 31 मार्च को मेरा डेटर भी है फॉर रुपी 1500 और मेरा क्रेडिटर भी है फॉर रुपी 1000। मिस्टर एक्स 31 मार्च को मेरा डेटर है फॉर रुपी 1500 बिकॉज हमने उसे कुछ माल बेचा 1500 रुपए का। वो मेरा क्रेडिटर भी है 1000 रुपए का बिकॉज हमने 1000 रुपए का माल उससे लिया। तो एज ऑन 31 मार्च कैन वी डिस्क्लोज दिस मिस्टर एक्स एज डेटर ऑफ रुपी 500? क्या हम इसे ऑफसेट कर सकते हैं? हमें 1500 रुपए लेने हैं, 1000 रुपए देने हैं। तो क्या हम इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें 500 रुपए लेने हैं? कैन वी डू दैट? आंसर नहीं करना आपको, आंसर नहीं करना है। आई एम ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन कि इंड एस कैसी कैसी बात करेगा। ठीक है, तो ये इंड एस कहेगा एट टाइम्स व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग मिस्टर एक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं एज डेटर फॉर रुपी 500 एंड एट टाइम्स ये कहेगा कि नहीं इसे क्या कर सकते हैं, ऑफसेट नहीं हो सकता। इट नीड टू बी प्रेजेंटेड एज डेटर ऑफ 1500 एज वेल एज क्रेडिटर ऑफ रुपी 1000। ठीक है बात? देयर आर लॉट मेनी पॉइंट्स दैट विल कम टू योर माइंड। Suppose I have made an FD fixed deposit in Punjab National Bank for रुपी 1 लाख। ठीक है, और हमने ओडी ले रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। पंजाब नेशनल बैंक में तो 1 लाख रुपए की एफडी कराए हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा से ओडी ले रखे हैं, ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं फॉर रुपी 50,000। तो कैन वी डू दैट? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पंजाब नेशनल बैंक में या फिर बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक हम 50,000 रुपए दिखा दें? 1 लाख रुपए हमने जमा किया और 50,000 रुपए का कर्ज कहीं से लिया है, तो क्या हम दिखा सकते हैं कि 50,000 रुपए की मेरी नेट डिपॉजिट है इन अ बैंक? तो आई एम नॉट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, आई एम जस्ट अराइजिंग दीज क्वेश्चंस ऑन योर माइंड एंड दिस इंड AS 32 विल गिव आंसर टू ऑल माय क्वेश्चंस। क्लियर है? सो विद दिस पिक अप योर नोट्स और हम लोग स्टार्ट करते हैं इंड AS 32 को। चलिए देखिए, Ind AS 32 objective of Ind AS 32, classification of financial instruments into financial assets, financial liabilities and equity instruments। तो सबसे पहली बात ये कर रहा है क्लासिफिकेशन आपको हम सिखाएंगे into what? Financial assets, financial liabilities and equity। ठीक है, एसेट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। एसेट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। जो कंफ्यूजन होता है वो किसमें होता है कि हाउ टू क्लासिफाई फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में वो सारे फीचर हैं जो जनरली किसमें होते हैं, एक डेप्ट में होते हैं। फिक्स्ड कमिटमेंट होती है कि हमें रिटर्न पे ही करना है, उसके साथ साथ हमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को भी पे बैक करना है बिकॉज ऑफ रिडम्पशन। इक्विटी शेयर्स में वो फीचर्स थोड़ी ना होते हैं। इक्विटी में डिविडेंड मैंडेटरी तो होता नहीं पे करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कंपनी इक्विटी शेयर को बाय बैक करेगी? अनलेस द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी इक्विटी शेयर को बाय बैक भी जनरली नहीं करती। ठीक है, यानी प्रिंसिपल को पे बैक करने की लायबिलिटी उसमें नहीं होती, डिविडेंड पे करने की फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं होती वहां पे, इसलिए वो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट टाइम्स वुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड एट टाइम्स एज इक्विटी। तो ये हमें क्लियर कट डेफिनेशन देगा कि हाउ टू ट्रीट एन आइटम। हम उसे कब फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे और कब हम उसे इक्विटी मानेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉसेस एंड गेन्स।
ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स जिसे हम कहेंगे, उस पे जो हमें इंटरेस्ट आएगा, या फिर जो मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होगी, ठीक है, उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, डिविडेंड जो हमें पे करना है, उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, एंड लॉसेस एंड गेन ऑन द सेल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वेयर टू बी क्लासिफाइड, फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है और इक्विटी है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग, ऑफसेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ऑफसेट का मतलब एडजस्ट कर देना, नेट बैलेंस दिखाना। फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का हम नेट बैलेंस प्रेजेंट कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। मतलब मिस्टर एक्स अगर मेरा डेटर है एज वेल एज क्रेडिटर है, ठीक है, तो हम नेट बेसिस पे क्या मिस्टर एक्स को दिखा सकते हैं, या फिर मिस्टर एक्स का डेटर बैलेंस भी दिखाना होगा और मिस्टर एक्स का क्रेडिटर बैलेंस भी दिखाना होगा। ये बात भी हमें ये स्टैंडर्ड बताएगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Now the first definition comes to you is of financial instruments. A financial instrument is defined as any contract that gives rise to a financial asset of one entity, underline कीजिए, financial asset of one entity and financial liability or equity instrument of another entity. एक एंटिटी के लिए वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरी एंटिटी के लिए वो होना चाहिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और या फिर क्या होना चाहिए, इक्विटी। कहता है एक ऐसा आइटम जो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी एंटिटी के लिए क्या है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या फिर इक्विटी है, तो ऐसे आइटम को क्या कहेंगे हम लोग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स, ठीक है। बताइए मेरे लिए डेटर क्या है, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, लेकिन वो जो मेरा डेटर है उसके लिए ये आइटम क्या है, उसे तो पे करनी है, तो उसके लिए क्या है ये आइटम, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स क्या कहलाएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए वो क्या हो, फाइनेंशियल एसेट्स हो, और दूसरे पर्टिकुलर एंटिटी के लिए वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, बैंक लोन एंड ओडी, बैंक लोन एंड ओडी। बैंक लोन, बैंक के लिए क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, बैंक ने बैंक लोन दिया है, बैंक के लिए क्या है वो, फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन जिसने वो लोन लिया है उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए बैंक के जो लोन्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर की बात कीजिए, जिसने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर में पैसे, उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। और दूसरे पर्सन के लिए क्या है, जिसने कैपिटल रेस किया इक्विटी शेयर कैपिटल के जरिए, उसके लिए है इक्विटी, एंड देयरफॉर दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड वेरियस डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन में और क्या कवर होगा, इंक्लूड डेरिवेटिव्स। व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, ऑप्शन, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन का मतलब विद कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब भी क्या कहलाएंगे, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। In addition, some contract to buy or sell non-financial items that would not meet the definition of financial instrument are specifically brought within the scope of financial instrument standards on the basis that they behave and used in a similar way to financial instruments. कहता है कुछ आइटम जो नॉन फाइनेंशियल हैं, ठीक है, जो कुछ आइटम्स हैं नॉन फाइनेंशियल, जैसे कि डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वो बिहेव कैसे करते हैं, एज इफ दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आइटम्स, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं, और इसलिए उसे भी कहां डाल दिया जाएगा, इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
Can anybody tell me what is the difference between option and forward contract? What is the difference between option and forward contract? Option is always a right to the holder. जिसने बाई किया ऑप्शन वो हमेशा उसके लिए क्या होता है? ऑप्शन राइट होता है, ठीक है. Whereas forward contract contains right as well as obligation. मतलब क्या है? अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं कि 3 महीने बाद हम रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे एट द रेट ऑफ ₹150, ठीक है. हम रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे एट द रेट ऑफ ₹150. तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता है, इफ आई हैव एन ऑप्शन, तो पता है 3 महीने बाद हम चाहे तो परचेज करें और चाहे तो परचेज न करें, दोनों मेरे पास अधिकार है, बिकॉज आई हैव राइट टू परचेज. ऑप्शन हमें क्या देता है? कॉल ऑप्शन राइट टू परचेज देता है, अधिकार देता है खरीदने का. हम नहीं खरीदेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. लेकिन इफ आई हैव मेड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि हमें 150 रुपए में एक पर्टिकुलर आइटम खरीदना है, तो फिर हमें खरीदना ही पड़ेगा. क्लियर है बात? तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो राइट के साथ साथ क्या लाते हैं? ऑब्लिगेशंस. वेयर ऑप्शन में क्या होता है? यू हैव राइट, अधिकार है बस, ठीक है. वैसे ही पुट ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन इज राइट टू परचेज, वेयर पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल. अधिकार है सेल करने का पुट ऑप्शन, ठीक है. आपको नहीं मन है तो मत बेचिए, ठीक है. आप ऑप्शन को एक्सरसाइज ही मत कीजिए. लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एंटर किया है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है. चलिए उसके बाद देखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंड एएस. एक तो बात हो गई फाइनेंशियल एसेट की और दूसरी बात किसकी हो गई? फाइनेंशियल लायबिलिटीज की, ठीक है. अब देखिए उसमें क्या क्या है फाइनेंशियल एसेट्स. अ फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनफैक्ट हमने देख रखा है कि जितने भी इंड एएस तैयार हो रहे हैं दोज आर ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है. इनफैक्ट पूरा इंड एएस ही बेस्ड किस पे है? फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे, ठीक है. फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. अब फाइनेंशियल एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, ठीक है. कि अगर हम फाइनेंशियल एसेट को 10 रुपए में खरीदें और उस फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू अगर 12 रुपए हो जाती है, ठीक है, हमने परचेज 10 रुपए में किया है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपए हो जाती है, तो हमें अपनी बैलेंस शीट में उसे किस वैल्यू पे प्रेजेंट करना है? जो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट है 10 रुपए या फिर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 12 रुपए? 12 रुपए, ठीक है. इंड एएस बेस्ड किस पे है? फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे. तो ये जो 2 रुपए का डिफरेंशियल है वो कहां एडजस्ट करेंगे हम? तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो क्या क्या है? अब फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट कर दीजिए. हमारी 10 रुपए की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 12 रुपए की हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 रुपया. फाइनेंशियल एसेट की आपने क्या की? वैल्यू 2 रुपए से बढ़ा दी, ठीक है. फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. आप बताएंगे ओसीआई क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है. What has Ind AS done? Ind AS ने क्या किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा पार्ट नीचे वाला क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है. हालांकि आईएफआरएस में क्या किया गया है? 2 सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की गई है. वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अदर इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. Ind AS ने भी वही कॉन्सेप्ट अपनाया है, लेकिन इसने क्या किया है? कहा देयर विल बी ओनली वन अकाउंट wherein जो ऊपर वाला पार्ट होगा दैट वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो नीचे उसी के हम उसे कैरी ऑन करेंगे वो क्या होगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है. तो फेयर वैल्यू पे हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लाएंगे थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो कहां करेंगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पार्ट में. तो फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट. और फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट. तो फाइनेंशियल एसेट की फर्दर 3 कैटेगरी बनाई जाएगी कि फाइनेंशियल एसेट ये कौन से वाले हैं? फाइनेंशियल एसेट जिसकी फेयर वैल्यू पे रिप्रेजेंट करना है बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा फाइनेंशियल एसेट ऐसा होगा जिसकी एडजस्टमेंट कहां से होगी? उसे फेयर वैल्यू पे रिप्रेजेंट करेंगे और एडजस्टमेंट कहां से होगी? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. और तीसरे कैटेगरी के फाइनेंशियल एसेट होंगे जिन्हें हम हमेशा किस पे प्रेजेंट करेंगे? एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है. नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल लायबिलिटीज. फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगी. पहली कैटेगरी होगी कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज वुड बी रिप्रेजेंटेड एट फेयर मार्केट वैल्यू, एट फेयर वैल्यू बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
और उसे हम बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी कैटेगरी क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। यहां पे एक चीज नहीं दिखाई दे रही आपको, क्या नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू ओसीआई। तो चलिए हम लोग इस बात को याद कर लेते हैं। ऑल्दो इन दिस एंटायर स्टैंडर्ड AS 32 आपको इसकी क्लासिफिकेशन नहीं सीखनी होगी, रीजन बीइंग कि ये क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कि हमें इसे अकाउंट फॉल कैसे करना है, किस वैल्यू पे इसे प्रेजेंट करना है, और अगर उसकी वैल्यू में कोई चेंज है तो वो एडजस्टमेंट कहां करना है, ये जरूरत तब आती है व्हेन वी आर अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम लोग यहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि वेदर दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी, सिर्फ ये बातें सीख रहे हैं, ठीक है। इंड AS 109 जो है, इंड AS 109 कौन सी डिस्कशन करेगा, ये वाली डिस्कशन जो अभी क्लासिफिकेशन हमने बताई, ठीक है, कि व्हेन अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल एसेट बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एसेट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल एसेट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, एंड फाइनेंशियल एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और फाइनेंशियल लायबिलिटी कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। तो बस अभी सिर्फ ये क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं कि 3 क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट्स की होने वाली है और 2 क्लासिफिकेशन किसकी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। और वेयर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, कहां हम लोग पढ़ेंगे इसे, इंड AS 109 में। अब आइएगा फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या चीज है, look at the definition. A financial asset is any asset that is, a financial asset is any asset that is, number 1 cash। अगर वो कैश है तो क्या है, फाइनेंशियल एसेट। नेक्स्ट, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। What do you mean by equity instrument of another entity? मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर हमने किसी भी एंटिटी के इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल एसेट। तो क्लियर कट डेफिनेशन है अभी तक। तो फाइनेंशियल एसेट क्या चीज होती है, कैश फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी भी एंटिटी का आपके पास है तो वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। नाउ अब दिमाग लगाने वाली बात, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, तीसरी बात क्या कहता है, कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। इसके अंदर बात कही गई है टू रिसीव कैश, और अभी आगे भी बातें हैं। अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, क्या होना चाहिए, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होना चाहिए कैश रिसीव करने का। तो वो भी क्या है, अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको अधिकार देता है, किस बात का अधिकार देता है, टू रिसीव कैश, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। आप हमें बताएंगे टैक्स रिफंड, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स रिफंड चल रहा है, कैसा टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स का रिफंड है, ठीक है, 5 लाख रुपया आपने टैक्सेस ज्यादा जमा कर दिए थे इसलिए रिफंड मिलना है आपको, ठीक है, 5 लाख रुपए का टैक्स रिफंड आने वाला है। आपको बताना है कि क्या ये आइटम टैक्स रिफंड जो है, इज इट अ फाइनेंशियल एसेट, इज इट अ फाइनेंशियल एसेट। एक बात बताइए पहले, तो छोड़ दीजिए फाइनेंशियल एसेट, ये बताइए ये एसेट है कि लायबिलिटी है, इज इट एन एसेट और लायबिलिटी, रिसीवेबल है, टैक्स रिफंड मिलना है, इज इट, दिस इज एन एसेट, ठीक है। नाउ बात आपसे ये करनी है हमें कि इज इट अ फाइनेंशियल एसेट, टैक्स रिफंड 5 लाख रुपया कैश है क्या, नहीं कैश तो नहीं है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, नहीं है। तीसरी बात, अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है जिससे आपको कैश रिसीव हो जाएगा, आपको कैश जरूर रिसीव होगा, लेकिन दिस नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है, दिस इज अ लीगल राइट। ये स्टैट्यूटरी राइट है,
ठीक है, ये लीगल राइट है आपका कि आपको 5 लाख रुपए का टैक्स रिफंड दिया जाएगा, दिस नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, ठीक है, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि आपको टैक्स रिफंड 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। ये एक लीगल राइट है कि आपको 5 लाख रुपए मिलेगा क्योंकि आपके टैक्सेस ज्यादा जमा हो गए, ठीक है। तो कैन वी कॉल दिस टैक्स रिफंड एज फाइनेंशियल एसेट? नो, दिस टैक्स रिफंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। क्लियर है बात सबको? क्यों फाइनेंशियल एसेट नहीं है, जल्दी बताइए। बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। कैश तो रिसीव होगा बट दिस नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये कौन सा राइट है? लीगल राइट। टू रिसीव कैश, अब एक बात करते हैं हम लोग। बताइए, मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, इज इट अ फाइनेंशियल एसेट? यस, दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट। क्यों? इतनी बातें आपने पढ़ी है, एक ये बात, एक ये बात, एक ये बात। अगर हमारे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स है, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, दिस डिबेंचर्स आर माई इन्वेस्टमेंट। आई वांट टू नो कि वेदर दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट। यस, दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट। ये फाइनेंशियल एसेट क्यों है? अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। अगर हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है उस पर कैश रिसीव करने का, ठीक है। तो टू रिसीव कैश एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। डेटर, डेटर बताइए फाइनेंशियल एसेट है? यस है। क्यों है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। जिसको हमने माल दिया उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है मेरे पास, ठीक है, कि हम उससे कैश रिसीव कर सकते हैं। टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, क्या कहता है? या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट हम उस दूसरी एंटिटी से रिसीव कर सकते हैं। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, हम उससे कैश रिसीव कर लेंगे और या फिर क्या रिसीव कर लेंगे? दूसरी फाइनेंशियल एसेट। जैसे मेरे पास डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के, ठीक है। तो शुरू से चेक करते हैं, इस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैश? नो। इज इट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी? नो। इज इट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश? नो, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है क्योंकि डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं, कैश तो मिलेगा नहीं, वो कन्वर्ट होकर क्या मिलेगा? मे बी इक्विटी शेयर, ठीक है। तो क्या कहता है यहां पे? कहता है टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। अगर आपको दूसरी एंटिटी से कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट भी मिल जाए तो भी क्या है वो? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? मे बी इक्विटी शेयर, ठीक है। और अगर इक्विटी शेयर फाइनेंशियल एसेट है तो डेफिनेटली ये कन्वर्टेबल डिबेंचर भी क्या बन गया? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? फिर से ऊपर वाली लाइन पढ़नी होगी। अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज with another entity under conditions that are potentially favorable. Underline कीजिए word potentially favorable. Under conditions that are potentially favorable to the entity. Derivative like call option, put option, forward and future contracts. क्या कहता है देखिए, Mr. X holds a call option to buy shares of A Limited at the rate of rupee 150, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास एक कॉल ऑप्शन है टू बाई शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट ऑफ रुपी 150। वो ए लिमिटेड के शेयर्स 150 रुपए में खरीद सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज का डेट अभी दूर है, किस दिन एक्सरसाइज करना है ये ऑप्शन वो अभी दूर है। आज 31 मार्च है और आज मार्केट प्राइस शेयर की 180 रुपए है। एक बात बताइए, मिस्टर एक्स फायदे में है कि घाटे में है?
उसके पास एक कॉल ऑप्शन है कि वो शेयर्स कितने में परचेज कर सकता है, 150 रुपए में, और मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, 180 रुपए में, तो फायदा है उसको, क्योंकि वो तो कितने में खरीद सकता है, 150 रुपए में, ठीक है, और मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है, 180 रुपए, तो उसे 30 रुपए का फायदा है, ठीक है। इसे कहा जाता है पोटेंशियली फेवरेबल। ठीक है, और अगर इफ दिस इज पोटेंशियली फेवरेबल क्यों बोल रहे हैं, फेवरेबल का मतलब फायदेमंद, पोटेंशियली क्यों बोल रहे हैं, पोटेंशियली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी एक्सरसाइज डेट आई थोड़ी ना है, पता नहीं एक्सरसाइज डेट के दिन क्या होगा, उस दिन मार्केट प्राइस 180 रुपए रहेगी भी कि नहीं रहेगी, वी डू नॉट नो इट, लेकिन आज दिखाई क्या दे रहा है कि दिस इज अ पोटेंशियल बेनिफिट टू मी, हो सकता है कि फायदा मिल जाए, ठीक है। 31 मार्च को ये हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अब हम इस कॉल ऑप्शन को क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज फाइनेंशियल एसेट। क्लियर है बात, हम अपनी बुक्स में एंट्री भी करेंगे तो पता है क्या करेंगे, हम करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 30 रुपए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी बुक्स में 30 रुपए का एसेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट प्राइस हो जाए 130 रुपया, तब अगर मार्केट प्राइस 130 रुपए हो जाए तो क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन है शेयर्स कितने में बाई करने का, 150 रुपए में, लेकिन मार्केट प्राइस 130 रुपए हो गई है, तो क्या हम बाई करेंगे, नहीं, ठीक है, मार्केट में 130 रुपए की चीज मिल रही है और 150 रुपए में हमें खरीदना होगा, तो क्या हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, हम खरीदें चाहे ना खरीदें, अगर मार्केट में प्राइस गिर जाएगी तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो ये कॉल ऑप्शन फाइनेंशियल एसेट है क्या, नो, नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट कब होते हैं, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कि डेरिवेटिव जब क्या होते हैं, पोटेंशियली फेवरेबल। क्लियर है सबको, तो व्हेन द डेरिवेटिव्स आर पोटेंशियली फेवरेबल, देन व्हाट विल यू से, यू विल से दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। चलिए फिर से देखिएगा। अच्छा, मिस्टर एक्स के पास एक पुट ऑप्शन है, ठीक है, पुट ऑप्शन क्या रेट पे है, एट द रेट ऑफ ₹150, अब मार्केट प्राइस की हो गई है 180 रुपया। मिस्टर एक्स के पास पुट ऑप्शन है 150 रुपए का, और मार्केट में प्राइस कितनी हो गई है, 180 रुपए हो गई है। जानना है आपसे, ये चाहते हैं कि वेदर दिस डेरिवेटिव, दिस ऑप्शन, पुट ऑप्शन इज फाइनेंशियल एसेट, इज इट अ फाइनेंशियल एसेट। हमें चेक करने के लिए क्या देखना है कि वेदर इट इज पोटेंशियली फेवरेबल और नॉट, ठीक है। अगर ऑप्शन मेरे पास 150 रुपए का है और मार्केट में प्राइस चल रही है 180 रुपए, तो 150 रुपए में बेचने का अधिकार है, व्हाट इज पुट ऑप्शन, राइट टू सेल, आई कैन सेल इट फॉर ₹150, ठीक है। एक बात बताइए, मार्केट में प्राइस 180 रुपए की चल रही है, तो क्या हम 150 रुपए का कोई चीज बेचेंगे, नहीं। जिस चीज की कीमत, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसकी मार्केट में प्राइस 180 रुपए चल रही है, क्या हम 150 रुपए का इसको बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, ठीक है। हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, ठीक है, हमें कोई फेवरेबल पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है, तो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। तो अब एक बात बताइए, फाइनेंशियल एसेट कब कहलाएगा, ये पुट ऑप्शन फाइनेंशियल एसेट कब कहलाएगा, मार्केट प्राइस मान लीजिए हो जाती है 120 रुपए, मेरे पास बेचने का अधिकार है कितने रुपए में, 150 रुपए, और मार्केट में प्राइस कितनी हो गई है, 120 रुपया, ठीक है। बताइए हम बेचेंगे कि नहीं, इस मार्कर की मार्केट प्राइस है 120 रुपया, 120 रुपए में मार्केट में मिलता है और हम इसको 150 में बेच सकते हैं, हम इसको 150 रुपए में बेच सकते हैं, बेचें कि ना बेचें, और बिल्कुल बेच दीजिए, 150 में बेच सकते हैं तो बिल्कुल बेच दीजिए, ठीक है। कितना रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है, 30 रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है। इस पोजीशन में हम कहेंगे कि दिस इज अ पोटेंशियली फेवरेबल। अगर ये पोटेंशियली फेवरेबल है तो इसे क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स। दिस इज नॉट पोटेंशियली फेवरेबल
and therefore this is a financial asset. अब हम रटने वाले बच्चों की कुछ मदद करने वाले हैं. रटने वाले बच्चों की मदद कैसे होगी? अगर कॉल ऑप्शन है और मार्केट प्राइस बढ़ रही है तब क्या कहेंगे उसे? फाइनेंशियल एसेट. और पुट ऑप्शन है तो मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? गिरनी चाहिए. मार्केट प्राइस गिर रही है तो उनसे क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, तो ये हो गई बात कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर ये होता मार्केट प्राइस 180 रुपए है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमें परचेज करना ही पड़ेगा. ठीक है, आपके पास राइट टू परचेज नहीं है, यू हैव टू परचेज. ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है अगर मान लीजिए हम 150 रुपए में शेयर्स हमें परचेज करना है और मार्केट में 180 रुपए की प्राइस चल रही है, हम खरीदेंगे कि नहीं? बिल्कुल खरीदेंगे. अगर हम 150 रुपए में खरीद सकते हैं, मार्केट में 180 रुपए उसकी प्राइस चल रही है, तो हम बिल्कुल खरीदेंगे. ठीक है, तो यहां पे भी यही होता है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई करने का कर रखा है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? आपको फायदा होगा. और अगर आपने सेल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो मार्केट प्राइस घटेगी तो आपको फायदा होगा. और ऐसे केस में वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा. ठीक है, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फिर आप इस बात को भूल जाइए. A contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument under certain circumstances. A contract that will or may be settled in entity's own equity instrument under certain circumstances. इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओन शेयर्स. अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने ही शेयर्स पे कर रखा है, ठीक है, अपने ही शेयर को खरीदने का हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो पोटेंशियली क्या दिखाई दे रहा है? फेवरेबल दिखाई दे रहा है, तो उसे भी क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल एसेट्स. क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल एसेट के, और आपको हमें ये बताना होगा कि ये फाइनेंशियल एसेट अगर है तो क्यों है. ठीक है, ये भी बताते जाइएगा. एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अगर किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में मेरी इन्वेस्टमेंट है तो दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट. क्यों फाइनेंशियल एसेट है? डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? कि अ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इनटू अनदर एंटिटी. तो स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए ये फाइनेंशियल एसेट है. इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, बताइए ये फाइनेंशियल एसेट क्यों है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. अगर आपने किसी कंपनी के डेप्ट में रिसीव किया है तो यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, और इसलिए ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट. ट्रेड रिसीवेबल, बताइए ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट क्यों है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइनेंशियल एसेट क्यों है? स्पेसिफिकली डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कैश क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट. लोन टू अदर एंटिटीज, अगर आपने किसी दूसरी एंटिटी को लोन दिया हुआ है तो वो फाइनेंशियल एसेट क्यों है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स क्यों हैं? वो फाइनेंशियल एसेट तब होते हैं व्हेन दे आर पोटेंशियली फेवरेबल. तो आप वहां लिख सकते हैं कि दे आर फाइनेंशियल एसेट ओनली इफ दे आर पोटेंशियली फेवरेबल. एग्जाम्पल देखिएगा. X Limited holds a call option to purchase the shares of a company for ₹60 per share. कॉल ऑप्शन कितने का है? ₹60 per share. ठीक है, with the market price is ₹70, लेकिन मार्केट प्राइस हो गई है 70 रुपया. X Limited stands to gain, फायदा होगा इसको. ठीक है, कॉल ऑप्शन है ना, मार्केट प्राइस बढ़ गई तो फायदा होगा.
if the option is exercised and therefore the option is a derivative financial asset, और इसलिए इसे derivative financial asset कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि potentially favorable है. ठीक है. Example 2, X Limited holds a put option. Put option मतलब right to sell. To sell the shares of a company for ₹60 per share. Put option कितने का है? कहता है at the rate of ₹60 per share. ठीक है. When the market price is ₹50 और मार्केट प्राइस कितनी हो गई है? 50 रुपए. ठीक है, 50 रुपए मार्केट प्राइस और मेरे पास बेचने का अधिकार कितने का? 60 रुपए का. फायदा हो रहा है 10 रुपए का. अगर फायदा हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल एसेट. तो यही कहता है X Limited gains stands to gain if the option is exercised and therefore the option is a derivative financial assets. ठीक है. क्लियर है सबको? तो अभी हम लोग ने डेफिनेशन किसकी देखी? फाइनेंशियल एसेट्स की. और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज. देखिएगा फाइनेंशियल लायबिलिटीज. A financial liability is any liability that is a contractual obligation. आपको याद है फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं पढ़ा था. वहां पे क्या था? अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. ठीक है. और यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. जब हम फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन देख रहे थे तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के ऊपर भी 2 आइटम थे जो स्पेसिफिकली कह रहा था फाइनेंशियल एसेट है. क्या क्या? फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में 2 आइटम आपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के पहले ही पढ़ रखा था. क्या क्या पढ़ा था? कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अनदर एंटिटी. और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. ठीक है. टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी बात. ये स्टार्ट ही हो रहा है कहां से? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ठीक है. कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट ऑफ एन एंटिटी. ठीक है. ऑफ अनदर एंटिटी. तो टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, हमें क्या करना है? डिलीवर करना है. कैश के करना है या फिर कोई दूसरी फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करनी है. वहां पे क्या था? टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट. यहां पे टू पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट. आप हमको बताएंगे टैक्स पेबल. मेरी बुक्स में टैक्स पेबल दिखाई दे रहा है 50,000 रुपीज का. इनकम टैक्स पेबल, वैट पेबल 50,000 रुपीज का दिखाई दे रहा है. व्हाट इज दिस? इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी? इज इट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट? इज इट a contractual obligation to pay cash? No, this is not a contractual obligation. पता है ये कैसी obligation है? This is a statutory obligation. This is a legal obligation. टैक्स आपको पे करना है, ये कानून कहता है, स्टैट्यूट करना कहता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आपने स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि 50,000 रुपए आपको देने हैं. ठीक है. इनकम टैक्स का कानून है जो आपको बाधित करता है कि आपको ये टैक्स देने हैं. ठीक है. So this is a statutory obligation to pay cash. It's not a contractual obligation, therefore not a financial liability. बात समझ में आ रही है? Contractual obligation होना चाहिए to pay cash और another financial assets. ठीक है. दूसरे तरीके से अब हम बात को समझते हैं. Provision for warranty. आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वारंटी का प्रोविजन बनाया है. ठीक है. 50,000 रुपीज. क्यों बनाया है? क्योंकि आपने वारंटी दे रखी है. जो आप प्रोडक्ट बेचते हो उस पर आपने वारंटी दी है कि अगर खराब हो जाएगा तो हम बनाएंगे, और आपको लगता है कि 50,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है बनाने में, और इसलिए आपने प्रोविजन बनाया है. ठीक है. आई वॉन्ट टू नो, इज इट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट?
सोचिए और बताइए कि इज इट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? ठीक है, जब आपने माल बेचा था तो आपने वारंटी दी थी, तो क्या आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे टू पे कैश? यस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। आपने अगर वारंटी कहा है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यू हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विच विल बी सीन इन द प्रोडक्ट इन फ्यूचर डेट। ठीक है, बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विस। आप टीवी बेचते हो, ठीक है, टीवी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करेंगे? आप कस्टमर को पैसे दे देते हैं क्या? नहीं, आपने वारंटी दी है तो आप क्या करेंगे? सर्विस देंगे, उसे बना के टीवी दे देंगे। क्लियर बात? तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जरूर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विस है। ठीक है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश होता या अनदर फाइनेंशियल एसेट होता, तब वो क्या कहलाता? फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसलिए प्रोविजन फॉर वारंटी इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्लियर है बात सबको? तो देखिए, हम लोग को दोनों बात ध्यान रखनी होगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, जैसे कि हम लोग ने टैक्सेस के केस में देखा, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा? नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है लेकिन टू प्रोवाइड कैश नहीं है, तो भी वो क्या कहलाएगा? नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। चलिए आगे देखिए। To exchange financial asset or financial liabilities with another entity under condition that are potentially unfavorable to the entity. अंडरलाइन कीजिए वर्ड potentially unfavorable. ये किसके लिए बात कर रहा है? डेरिवेटिव। इट्स टॉकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो आपको यह बात पता है कि आपके पास राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी आती है। ठीक है, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको नुकसान हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल मे बी सेटल्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल may be settled in entity's own equity instrument under certain circumstances. फिर से वही बात, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओन शेयर्स, अपने ही शेयर्स पे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर आपको वो क्या दिखाई दे रहा है? अनफेवरेबल दिखाई दे रहा है। यही बात आपने फाइनेंशियल एसेट में भी पढ़ी थी कि अगर हमने अपने ही शेयर्स पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो पोटेंशियली फेवरेबल दिखाई दे रहा है तो वो फाइनेंशियल एसेट है, और अपने ही शेयर्स पे आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? पोटेंशियली अनफेवरेबल, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटीज। एग्जांपल्स आपको रीजन भी देते जाना होगा एग्जांपल के रिस्पेक्ट में कि व्हाई दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। पेबल्स, बताइए ट्रेड पेबल्स फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों है? ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। लोन फ्रॉम अनदर एंटिटीज, हमने दूसरी एंटिटी से लोन ले लिया है, व्हाई इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इशूड बॉन्ड एंड अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द एंटिटी, हमारी कंपनी ने बॉन्ड, डेप्ट ये सब इशू कर रखे हैं। ठीक है, तो व्हाई इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, हमें कैश पे करने पड़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटीज, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी हो सकते हैं ओनली व्हेन दे आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, obligation to deliver variable number of own shares worth a fixed amount of cash, variable number of share for fixed amount of
कैश। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश तो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी ये बात आपने सीखी नहीं है, बस 2 लाइन नीचे ही ये बात भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये ऊपर लिख दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कंटेक्स्ट दिया गया है इंडियस में वो अभी नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सम डेरिवेटिव ऑफ ओन इक्विटी, ठीक है, अपनी इक्विटी के कुछ डेरिवेटिव्स भी क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये कौन सी बात थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओन शेयर्स, ठीक है, वही है सम डेरिवेटिव ऑन ओन इक्विटी। आइए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, it should be noted that the equity conversion option embedded in convertible bond denominated in foreign currency to acquire a fixed number of entities own equity instrument in an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency. This is a deviation from IAS 32 financial instrument. Ind AS 32 के इक्विवेलेंट जो स्टैंडर्ड IFRS में चल रहा है वो क्या है, IAS 32, और एकमात्र यही डिफरेंस है IAS 32 में एंड इंड AS 32 में, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ ए कन्वर्जन ऑप्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ अ कन्वर्जन ऑप्शन, कन्वर्जन ऑप्शन का मतलब एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो इसमें पता है 2 चीजें हैं, एक तो ये बॉन्ड है और दूसरा इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड as well as it contains conversion option, ठीक है। तो इस conversion option के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आपको ये बता दें, Ind AS 32 जो है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, एंड दैट कन्वर्टेबल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसकी जो वैल्यू होती है दैट कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, एक तो बॉन्ड की वैल्यू होती है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कन्वर्जन के ऑप्शन की भी कुछ वैल्यू होती है। जैसे अगर मार्केट में 10% वाला बॉन्ड कोई 100 रुपए का बिकता है, ठीक है, एक दूसरा बॉन्ड है वो भी आपको 10% देता है, लेकिन वो 5 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो 100 रुपए का नहीं होगा, वो 105 रुपए 110 रुपए का होगा। मतलब जिसमें कन्वर्जन के ऑप्शन होते हैं वो कंपैरेटिवली महंगे होंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। रीजन बीइंग वो कहना ये चाहता है कि ये वाले जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो ये बॉन्ड है और दूसरा ऑप्शन है जो कि क्या कर देगा, इसे इक्विटी शेयर बना देगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू को, ये बॉन्ड जो है इसे तो हम क्या ट्रीट करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है इसे क्या ट्रीट करें, यहीं पे एक इशू है कि वेदर दिस इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये कन्वर्जन ऑप्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी में। सबको बात समझ में आ रही है? पोजीशन ये है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड भी है और कन्वर्जन का ऑप्शन भी है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू जो होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमें 2 चीजों की वैल्यू मिल सकती है। क्या क्या चीज की वैल्यू, एक तो बॉन्ड की वैल्यू और दूसरा कन्वर्जन के ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है। जो बॉन्ड की वैल्यू है वो तो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है इसकी वैल्यू को क्या कहें, इसकी वैल्यू को फाइनेंशियल लायबिलिटी कहें या इक्विटी कहें, ये समझाने जा रहा है। क्लियर है? तो दिस विल बी प्रेजेंटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसकी प्रेजेंटेशन क्या हो, प्रेजेंटेशन वेयर अ कन्वर्जन ऑप्शन टू एक्वायर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। ये ऑप्शन कैसा होना चाहिए, कहता है अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश है इन एंटिटीज फंक्शनल करेंसी ओनली इज टू बी ट्रीटेड एज इक्विटी। ये इक्विटी कब माना जाएगा, ये कन्वर्जन ऑप्शन कहता है ये इक्विटी तभी माना जाएगा व्हेन फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर
फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश होता है। और ये बात समझ में, सपोज पता है हमने कन्वर्जन वाले ऑप्शन क्या डाल रखे हैं, हमने कन्वर्जन में ऑप्शन डाल रखा है कि वी सेल अलॉट as many shares, मतलब जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड को इक्विटी में, तो वी शैल अलॉट एज मैनी शेयर्स एज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। पता है हमने कन्वर्जन में क्या लिखा हुआ है, हम उतने इक्विटी शेयर इशू कर देंगे जितना 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू होती है। अब फ्यूचर में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू क्या होगी, ये बात फिक्स है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसमें डालेंगे, ये बात भी क्या बन गई अपने आप में, वेरिएबल, ठीक है। अगर ऐसा कन्वर्जन ऑप्शन है तो कन्वर्जन ऑप्शन क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कन्वर्जन ऑप्शन इक्विटी कब कहलाएगा, जब फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं और किस वैल्यू का देंगे इन टोटालिटी, ये दोनों बात अगर फिक्स्ड है तभी वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जन ऑप्शन इक्विटी, ठीक है। आइए नीचे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपको बताना है कि ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है इसको क्या ट्रीट किया जाए, फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर, कन्वर्जन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एज मेनी ऑफ द एंटिटीज वेरिएबल, एज मेनी ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज आर इक्वल टू ₹1000। क्या कह रहे हैं, एज मेनी ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी एज इक्वल टू ₹1000। इसका मतलब यह हो गया कि 1000 रुपए में जितने शेयर्स आएंगे उस दिन की मार्केट प्राइस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, फिर से सुनिएगा। 1000 रुपए में हमारा डिबेंचर क्या होने वाला है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर बनने वाला है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो इक्विटी शेयर बनेगा तो हम कितने इक्विटी शेयर देंगे, यह बात हमने फिक्स नहीं की। हमने कहा उस दिन 1000 रुपए में जितने इक्विटी शेयर आते होंगे उतना हम इक्विटी शेयर क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। तो पता है ये क्या बन गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर बन गया वेरिएबल, और ये कैश क्या बन गया, फिक्स्ड। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश तो क्या कहलाएगा ये ऑप्शन, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि इक्विटी कब कहलाता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। फिक्स नंबर ऑफ शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर क्या है, वेरिएबल। रीजन बीइंग 1000 रुपए में कितने शेयर उस दिन आएंगे, वी डू नॉट नो इट बिकॉज दैट इज बेस्ड इंटायरली ऑन दैट डेज मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, तो पहले वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एज मेनी ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, as many of the entities own equity instrument as are equal to the value of 200 ग्राम of gold, जो कि 200 ग्राम गोल्ड के बराबर है। हम कह रहे हैं हम लोग जब डेप्ट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस दिन कन्वर्जन के दिन 200 ग्राम गोल्ड की जितनी वैल्यू होगी, ठीक है, और शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। मतलब 200 ग्राम की गोल्ड की वैल्यू जितनी होगी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, उस दिन की शेयर की मार्केट प्राइस, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ शेयर आएगा उतना हम अलॉट कर देंगे। यानी नंबर ऑफ शेयर क्या है, ये भी वेरिएबल, नंबर ऑफ शेयर्स आर आल्सो वेरिएबल, और कैश भी क्या है, ये भी वेरिएबल, टोटल कंसिडरेशन भी वेरिएबल है। 200 ग्राम गोल्ड की उस दिन जो वैल्यू होगी हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिस पे जो हमारे शेयर की मार्केट प्राइस उस दिन होगी, इन दोनों को कंसीडर करते हुए नंबर ऑफ शेयर अलॉट करेंगे। तो नंबर भी फिक्स नहीं है, कैश भी फिक्स नहीं है। आप बताइए हमें,
अगर हम कहते हैं हम लोग 100 शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है, फॉर ₹1000, मतलब अगर आपको कन्वर्जन पे 1000 रुपए लेना है तो 1000 रुपए ले लीजिए, और या फिर क्या ले लीजिए, 100 शेयर ले लीजिए। तो नंबर ऑफ शेयर भी क्या है यहाँ पे फिक्स्ड, और जो कैश है वो भी क्या है मेरा फिक्स्ड। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स्ड, कैश भी फिक्स्ड। अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इस ऑप्शन को इक्विटी बोलेंगे। तो दोनों एग्जांपल जो आपके नोट्स में प्रोवाइडेड हैं वो क्या है, दोज आर ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि या तो नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हो जा रहा था और या फिर कैश क्या हो रहा था, वेरिएबल हो जा रहा था। नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स होने चाहिए और कैश भी क्या होने चाहिए, फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड। ये भी फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, तभी इक्विटी। कुछ भी वेरिएबल हुआ, दोनों वेरिएबल हुआ, कुछ भी वेरिएबल हुआ इन दोनों में से, और या फिर दोनों वेरिएबल हो गया, तो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है यहां तक? नाउ द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। हम लोग ने दो डेफिनेशन देखी, फाइनेंशियल एसेट की और फाइनेंशियल लायबिलिटी की। नाउ इक्विटी। An equity instrument is any contract. An equity instrument is any contract that evidences a residual interest. Residual interest का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है, आपको भी पता है ये बात। इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कब होती है, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट को आप लिख सकते हैं गेट्स पेड इन लास्ट, ठीक है। An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liability. In the assets of an entity after deducting all of its liability, एक कंपनी के एसेट्स में से जब सारी लाइबिलिटीज को हम डिडक्ट कर देते हैं तो जो बच जाता है, that interest is for equity. The presentation by the issuer of financial instrument or its component part as liability or equity is determined based on the principles of classification contained in Ind AS 32. बात किसकी कर रहा है, a part of the liability. Part of the का मतलब है convertible debentures. कहता है अगर एक convertible debenture है, डेप्ट है, तो इसमें एक हिस्सा डेप्ट है, दूसरा हिस्सा इक्विटी है। ये कब इक्विटी की तरफ प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, ये सब बात हमें कौन बताएगा, इंड AS 32। और आपने ये बात पढ़ रखी है कि कब इंड AS 32 बोलता है कि वो कन्वर्टेबल ऑप्शन इक्विटी कहलाएगा, व्हेन देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट liability. The existence of a contractual obligation of one party, the issuer, to deliver cash or another financial asset to another party, the holder, or to exchange financial asset or liabilities under conditions that are potentially unfavorable. Equity क्या है? In the case of an equity instrument, the right to receive cash in the form of dividend or other distribution is at the issuer's discretion. देखिए दोनों बातों में अंतर, लाइबिलिटी और इक्विटी में अंतर की बात हो रही है, ठीक है। लाइबिलिटी और इक्विटी में अंतर क्या है, लाइबिलिटी इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, आपको कैश डिलीवर करना ही पड़ेगा। इक्विटी क्या है, इन द केस ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट द राइट टू रिसीव कैश इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन इज एट द इशूअर डिस्क्रिशन। अंडरलाइन कीजिए वर्ड इशूअर्स डिस्क्रिशन। इक्विटी वो आइटम है जिसपे डिविडेंड वगैरह पे करने की जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो डिस्क्रिशन पे होती है, किसके, इशूअर के। मतलब इशूअर चाहे तो पेमेंट करे और चाहे तो ना करे,
लेकिन डेप्ट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? डेप्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे इशूअर को क्या करना पड़ेगा? कैश डिलीवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो you'll underline the word issuer's description and therefore there is no obligation to deliver cash. आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्विटी वो आइटम होता है जिसमें कैश डिलीवर करने की लायबिलिटी नहीं होती है। कैश डिलीवर करना चाहे तो कर सकते हैं, लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। वी आर नॉट बाउंड। इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड देना इश्यूअर की लायबिलिटी है क्या? नहीं, इश्यूअर का डिस्क्रिशन है। अगर एक कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे, ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं देते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। There is no obligation to deliver cash or another financial asset to the holder of the instrument. तो चलिए अब आप लोग मेन पॉइंट आप पकड़ चुके हो कि इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में अंतर क्या होता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, whereas in the case of equity there is no such obligation to deliver cash, ठीक है। आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, is always at the discretion of issuer, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। लेट्स सी कितने बच्चे इसे आंसर कर पाते हैं। अल्फा लिमिटेड इशूड एन ऑप्शन, अंडरलाइन कीजिए वर्ड ऑप्शन, डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अल्फा लिमिटेड इशूड एन ऑप्शन टू बाई और सेल फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस। बाई और सेल फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस। द टर्म्स ऑफ द ऑप्शन स्टेट दैट the specified exercise price varies with the share price of the alpha limited. अल्फा लिमिटेड की शेयर प्राइस के हिसाब से कन्वर्जन होगा, ठीक है। दिस इज अ कन्वर्जन ऑप्शन, कन्वर्जन ऑप्शन है। शेयर प्राइस कन्वर्जन रेशियो, शेयर की प्राइस अगर 10 रुपए होगी तो कन्वर्जन रेशियो क्या होगा? आपको 10 शेयर मिलेंगे एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर आइटम है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है आपके पास, और उसके साथ एक ऑप्शन अटैच है। कैसा ऑप्शन अटैच है? टू गेट इट कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। आपके पास समझ लीजिए एक डेप्ट आइटम है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी में। लेकिन कंपनी ने कन्वर्जन के लिए टर्म्स क्या रखा है कि अगर शेयर की प्राइस कन्वर्जन के दिन 10 रुपए चलेगी तो हम आपको 10 शेयर देंगे 1-1 रुपए वाले, ठीक है। और अगर शेयर की प्राइस 20 रुपए चलेगी तो हम आपको 10 शेयर देंगे 1.5 रुपए वाले। बात समझ में आई? अब आपको बताना है कि इज द ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है ऑप्शन या इक्विटी है, कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है इनटू इक्विटी शेयर, इसे इक्विटी कहें या फाइनेंशियल लायबिलिटी कहें? फिर से सुन लीजिए ऑप्शन क्या है। अगर शेयर की प्राइस उस दिन 10 रुपए होगी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 1-1 रुपए के 10 शेयर। और शेयर की प्राइस अगर 20 रुपए होगी तो आपको 1.5 रुपए के 10 शेयर मिलेंगे। फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। यहां पे क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं, ठीक है। यहां पे वेरिएशंस की बात हो रही है। अगर ऐसा होगा तो इतने शेयर्स अलॉट होंगे इस रुपए पे, अगर इतना ऐसा होगा तो इतने शेयर्स अलॉट होंगे इतने रुपए के, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, यहां पे नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स भले फिक्स्ड है कि 10 ही शेयर मिलेंगे, लेकिन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश होता तो ये इक्विटी कहलाता, यहां पे क्या कहलाएगा? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आंसर 1 क्या है आपका? दिस इज द फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड जो था कंडीशन, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कंडीशन नॉट मेट। कौन सी फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कंडीशन? फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए। आर डेफर्ड रेवेन्यू एंड वारंटी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल लायबिलिटीज? डेफर्ड रेवेन्यू और वारंटी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू, वारंटी ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। एग्जांपल दोनों के लिए लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? प्रीपेड रेंट, या फिर आपके पास एडवांस में रेंट आ रखे हैं, ठीक है,
प्रीपेड रेंट की जगह हम वर्ड यूज करते हैं एडवांस रेंट। आपके पास एडवांस रेंटल आ रखा है, ठीक है, तो इज इट अ लायबिलिटी? यस, लायबिलिटी तो है, ठीक है। चर्चा हमें ये करनी है कि वेदर इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। एडवांस रेंट होता है तो क्या होता है, बाद का जितना किराया होगा उसमें ये धीरे धीरे क्या होगा, एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इज इट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश टू पे कैश? अगर हमने किसी से एडवांस रेंट ले लिया है, किराया एडवांस में ले लिया है, तो क्या हमें कैश पे करना पड़ेगा? नहीं, कैश थोड़ी ना पे करना पड़ेगा, धीरे धीरे किराया बनता रहेगा और उसमें क्या होता रहेगा, कटता रहेगा, ये एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू इसी को कहते हैं। एंड वारंटी ऑब्लिगेशन, हमने वारंटी किसी को दे रखी है, अगर हमने वारंटी दे रखी है दिस नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। वारंटी ऑब्लिगेशन क्या है बताइए? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस, ठीक है। तो लिख दीजिए नो। Whether it is a financial liability? No, not a financial liability. क्यों? Neither cash nor any financial asset is to be delivered. ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए। आर ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर सिमिलर चार्जेस फाइनेंशियल लायबिलिटीज? आपको टैक्स पे करना है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, इसी तरीके के और भी चार्जेस आपको पे करने हैं, क्या इन्हें फाइनेंशियल लायबिलिटीज कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो आंसर इज नो। क्यों नो? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, not a contractual obligation. ठीक है, आगे देखिएगा। मैंडेटरी रिडम्पशन एंड ऑब्लिक और मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट, अंडरलाइन कीजिए एंड ऑब्लिक और। अगर मैंडेटरी रिडम्पशन है, ठीक है, कि आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, या फिर, ठीक है, और या फिर और मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी अगर आपको मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट करना है या फिर मैंडेटरी रिडम्पशन करना है या फिर दोनों करना है, तो पता है ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी वो होते हैं जिसमें आपको रीपेमेंट करनी है, डिलीवर करना है कैश, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर वो इक्विटी होता है तो ना तो मैंडेटरी रिडम्पशन की जरूरत होती है उसमें, और ना ही उसमें मैंडेटरी कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की पेमेंट की जरूरत पड़ती है। When an instrument requires mandatory redemption by the issuer for a fixed or determinable amount, a contractual obligation to deliver cash at redemption exists and therefore instrument is presented as a liability. कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे रिडम्पशन दिया हुआ है इशूअर के द्वारा कि हम रिडीम करेंगे इसे, तो वो क्या है? कैश की लायबिलिटी अराइज हो जाती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, और इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक्सेप्शन, सर्टेन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, certain instruments that contain an obligation to deliver a pro rata share of net asset at liquidation. कह रहा है अगर कंपनी लिक्विडेट कर जाती है और उस समय हमें पे करना पड़ जाता है, कुछ डिलीवर करना पड़ जाता है कैश, तो कह रहा है वो एक्सेप्शन है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात भी यहाँ पे
नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर में भी क्या होता है, अगर कंपनी लिक्विडेट कर गई तब तो पेमेंट करते ही हैं, ठीक है, कह रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, आर मैंडेटरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अगर प्रेफरेंस शेयर को हम मैंडेटली रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा? जैसे एंटिटी ए इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर मैंडेटली रिडीमेबल एट पार इन 10 इयर्स। एंटिटी ए ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और 10 साल बाद उसे मैंडेटरी रिडीम करना है, तो क्या कहलाएगा ये, इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी? मैंडेटरी रिडीम करना है, डिलीवर टू कैश, कैश डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी। क्या होगा इसका आंसर? आंसर 4, दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो देखिए ये आज तक के आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया है। आज तक हम लोग क्या जानते थे, प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, यही पढ़ा था हम लोग ने, और ये इंड एस हमें सिखा रहा है कि सिंस इसमें ऑब्लिगेशन है पे करने की, डिलीवर करने की कैश, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। रीजन भी आप दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। क्वेश्चन 5 देखिए, आर परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज। क्या परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं? व्हाट इज परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट? परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है जिसमें रिडेम्पशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है, इंटरेस्ट जिसमें परपीचुइटी में पे होता है, लगातार पे होता रहता है, ठीक है। आपने मेरा एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा, ठीक है, 10 लाख रुपए का, हम आपको 10 लाख रुपए कभी नहीं देंगे, लेकिन हर साल इंटरेस्ट देंगे, तो ये क्या है, परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपसे पूछा है परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कहलाएंगे या फिर इक्विटी कहलाएंगे? मेरे लिए बात कर रहा है, ठीक है, हमने रेस किया है परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट, मेरे लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी है। आपके लिए क्या है? आपके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी है, परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द होल्डर विथ नो राइट टू रिक्वायर रिडेम्पशन, इसमें रिडेम्पशन नहीं होगा। हाउएवर द टर्म ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट ऑफन रिक्वायर द इशूअर टू मेक कूपन पेमेंट्स इन परपीचुइटी। व्हाट इज कूपन पेमेंट? इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जहां पे होगा इन परपीचुइटी। बेसिकली व्हेन यू हैव स्टडीड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर, तो आपने उसमें ये बात पढ़ रखी है होगी, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जहां पे हम प्रिंसिपल की रिडेम्पशन नहीं करते हैं और इंटरेस्ट परपीचुइटी में पे करते हैं, तो उन सभी इंटरेस्ट की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाए तो आज बॉन्ड की जो वैल्यू है उसके बराबर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली आज जो बॉन्ड की वैल्यू है वही तो इन द फ्यूचर टाइम हम क्या कर रहे हैं, भले प्रिंसिपल रिडीम नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट के फॉर्म में हम वो सारा पैसा दे देते हैं कि नहीं, दे देते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम फ्यूचर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू ही आज बॉन्ड की वैल्यू है। तो बेसिकली इंटरेस्ट का पेमेंट भी क्या है, अपने आप में बॉन्ड की ही पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश आ रहा है कि नहीं है, आप यहां पे पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, और सही मायने में देखा जाए तो इंटरेस्ट अगर परपीचुइटी में पे होता है तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होता। प्रैक्टिकल सेंस में समझा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात को, तो वो कहता है कि फ्यूचर में जितनी भी इंटरेस्ट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए तो आज बॉन्ड की वैल्यू के बराबर आता है। बेसिकली बॉन्ड की वैल्यू को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पे कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है यहां पे, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। रीजन फिर से यही वाला, ठीक है। क्वेश्चन 6, आर मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट of the profit of an entity's financial liability, or mandatory distribution of a percentage of profit of an entity financial liabilities। क्या रहा है, some instruments may require a mandatory distribution of percentage of profit of an entity to the extent that such profits are generated rather than traditional interest payment। कह रहा है कि हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रेस किया है जिसमें हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा देंगे, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि अगर प्रॉफिट का आप हिस्सा देते हैं तो बताइए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है? इक्विटी शेयर में भी हम लोग क्या देते हैं, इक्विटी शेयर के केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। और यहां पे भी क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने रेस किया है जिसमें आप शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हो, ठीक है, कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देते हो, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा या इक्विटी कहलाएगा? ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, सम इंस्ट्रूमेंट मे रिक्वायर मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन कीजिए वर्ड मैंडेटरी। इक्विटी शेयर के केस में हम प्रॉफिट का परसेंटेज देते हैं, लेकिन क्या वो मैंडेटरी पेमेंट होता है? नहीं, वो डिस्क्रिशनरी पेमेंट होता है, चाहे तो दिया और चाहे तो नहीं दिया, ठीक है। यहां पे मैंडेटरी पेमेंट है, अंडरलाइन कीजिए वर्ड मैंडेटरी पेमेंट, और सिंस दिस इज अ मैंडेटरी पेमेंट इसलिए आंसर 6 क्या कहेंगे हम लोग, जिससे फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश बिकॉज द पेमेंट इज टू बी मेड मैंडेटरी, ठीक है। रिटर्न की जो हमें पेमेंट करनी है दैट इज अ मैंडेटरी पेमेंट, क्लियर है। तो इंड एस 32 में हमें बहुत सारी चीजें अभी और देखनी है, देयर लॉट मेनी थिंग्स टू बी सीन इन इंड एस 32। अभी तो हम लोग ने जो बात की है वो बहुत ही छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी बात की है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। विल मीट आफ्टर अ ब्रेक फॉर दिस सेशन।